हाय एवरीवन। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनकी प्रैक्टिस और साथ साथ एनालिसिस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से डील कर रहे थे। आज भी हम लोग 15 क्वेश्चन रिकॉर्ड करेंगे ईवीएस के। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर समझना और उसको एनालिसिस करना बहुत अहम है, तो उसे इग्नोर मत कीजिए और उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो आज हम लोग फिर 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ईवीएस के 15 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पेडागोजी का है। Madhu studying in the class third identified rose and tulsi plants planted at his home. Which of the following process are involved in the identification of plants? यहाँ पर ये बच्ची जो है, ये जो मधु है, ये क्या कर रही है, अपनी जो उसका घर है वहाँ पर प्लांटेशन किए गए प्लांट्स है अलग अलग, उसमें एक है रोज और एक है तुलसी है, तो वो उनको आइडेंटिफाई कर रही है। तो इसमें कौन सी प्रोसेस स्किल इन्वॉल्व है वो आपको बताना है। तो देखो, एक बच्ची जब गार्डन में ऑब्जर्व करेगी सबसे पहले देखेंगी कि कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, तो ऑब्जर्व रहेगा। और यहाँ पर दो है ऑलरेडी, एक तुलसी है और एक रोज है, मतलब वो क्या कर रही है, उनको कंपेरिजन भी कर रही है और कंपैरिजन करके उसको पहचानेंगे कि ये अलग है और ये अलग है। तो ये दोनों प्रोसेस स्किल इन्वॉल्व है। अब ये क्लास थर्ड है, तो यहाँ पर बच्ची कोई अपना एक प्रिडिक्शन नहीं लगा सकती, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है, उसकी उम्र उतनी बड़ी नहीं है भी कि उसके एक्सपीरियंसेस भी इतने ज़्यादा नहीं है कि वो कंपेयर करके प्रिडिक्शन करके कुछ नए कंक्लूजन निकाल सके। तो ये भी है। और साथ साथ वो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि तीसरी क्लास की बच्ची है, बहुत छोटी है, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकती है कि किस तरह के फूल्स गार्डन में अवेलेबल है, उसके साथ साथ एक दूसरे दोनों को कंपेरिजन करके भी कर सकती है। तो ये दो प्रोसेस स्किल इन्वॉल्व होते हैं, ए और बी। तो आंसर क्या रहेगा, पहला वाला ए और बी का। एक बात याद रखना, जब भी आपको प्रोसेस स्किल के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना वहाँ पर। खास तौर पे बच्ची की एज कितनी है, कौन सी क्लास की, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान से देख लेना एक बार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग नेचुरल वॉक। मतलब आप ईवीएस में बच्चों को नेचर वॉक, मतलब आप क्या कर रहे हैं, उसको आसपास के जो पेरीफेरी है, जो भी नेचुरल फेनोमेना है या जो भी गार्डन है, जो भी वहाँ पर आप वॉक के लिए लेके जा रहे हैं बच्चों को। तो इसके पीछे की ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मकसद है आपका कि बच्चों को आप नेचर वॉक पे लेके जा रहे हैं। तो पहला है हाईलाइट द फ्लोरा और फौना, मतलब आप वहाँ के जो एनिमल्स है और जो प्लांट्स है उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ डेवलप इमोशनल बॉन्डिंग विद द नेचर, तो आप बच्चों की इमोशनल जो बॉन्डिंग है वो नेचर के साथ जोड़ने का कोशिश करें, इसलिए आप नेचुरल वॉक पे लेके जा रहे हैं। दूसरा है टू कंडक्ट वर्चुअल टूर ऑफ नेचर, आप उसका वर्चुअल टूर कंडक्ट करा रहे, तो देखो ये तो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। वर्चुअल टूर कंडक्ट कराने से जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल फुलफिल होने वाले नहीं है, तो इसलिए निकल गया। टू वॉक इन द पार्क एंड इंश्योर द फिटनेस ऑफ लर्नर, देखो हमको बच्चों को फिटनेस कराने के लिए कोई ये फिजिकल एजुकेशन का लेक्चर नहीं है जिसमें हम बच्चों की फिटनेस कराने लेके जा रहे हैं, तो वो एक अलग लेक्चर होता है, उसके लिए अलग होता है। हम लोग ईवीएस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमको कोई फिटनेस बच्चों की करानी नहीं है। उसके साथ साथ 4 नंबर का इंगेज द लर्नर इन द गार्डनिंग एंड डेवलपिंग किचन गार्डन, तो बच्चों को आप लोग इंगेज कर रहे हैं गार्डनिंग में। देखो बच्चे ईवीएस के छोटे हैं, उनको आपको गार्डनिंग वगैरह सिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नेचुरल गार्डन है या फिर जो प्लांट्स है एनिमल्स है उसके अवेयर भी कराए और उसके साथ सेंसिटिव भी कराए इन्वायरमेंट के प्रति, तो भी काफ़ी है। तो यहाँ पे आपको गार्डनिंग वगैरह कराने की बच्चों को जरूरत नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ये वाला। आपको क्या करना है, बच्चों को ना जो फ्लोरा और फौना, मतलब किस तरह के प्लांट्स है और किस तरह के एनिमल्स है उसके बारे में अवेयर कराना है। साथ साथ उनका जो इमोशनल अटैचमेंट है इन्वायरमेंट के साथ जो कि नेचुरली है उसको बढ़ावा देना है, या फिर आपको नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चों के इमोशन से कनेक्ट करने की कोशिश कराना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव पहला वाला रहेगा और राइट आंसर भी ये रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Rosie said that she cannot become a truck driver like her father. She has to look after household and children like her mother. Which of the following method will be the most useful to address this gender-related conception? देखो यहाँ पर रोजी अपने टीचर से बोलती है कि वो अपने बाप की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी माँ की तरह घर के काम, हाउस होल्ड काम है और जो बच्चे संभालने के काम है वो देखने होंगे।
मतलब ये एक तरह का जेंडर स्टीरियोटाइप हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी है और ऐसा है भी। तो ऐसी सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए, मतलब कौन सी चीज़ टीचर ने यहाँ पे अडोप्ट करनी चाहिए ताकि ये जो प्रॉब्लम है जेंडर स्टीरियोटाइप की वो दूर हो सकती है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ग्रुप डिस्कशन एक है, उसके बाद में मूवी डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, रोल प्ले और प्ले। देखो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या रहेगा, ये वाला। यहाँ पर आप अलग अलग रोल प्ले करा के, मतलब जो बहुत सारे ऐसे वुमेन्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मतलब ऐसे काम किए कि वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ऐसे भी काम किए। मतलब एक स्टेप जो मेन है या फिर जो मेन है या फिर मर्द बरादरी है उससे ज़्यादा आगे जाके उसने काम किए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में है, जैसे सुनीता विलियम है, बचेंद्री पाल है। हमारे ईवीएस की किताब में कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, कितने सारे गर्ल स्टार है जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्ड में अपना नाम कमाया है। इसका ये मतलब है कि आपको अलग अलग रोल प्ले करके, मतलब अलग अलग रोल प्ले करके आप वो जो जेंडर स्टीरियोटाइप है या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में हमारे घर में लेकर है जेंडर को लेकर, तो वो आप डिस्ट्रॉय कर सकते। वो बच्चों को बता सकते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप जो वुमेन्स है या गर्ल्स है वो कुछ भी कर सकती, जो उसकी चॉइसेस है, जो उसका सिलेक्शन है या फिर जो उसकी मर्जी है, उसके हिसाब से कोई भी प्रोफेशन कोई भी काम इख्तियार करके उसमें पूरी तरह से कामयाबी हासिल भी कर सकती। ये दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोल प्ले करना पड़ेगा। रोल प्ले कौन करेंगे, जो ऑलरेडी आइडल्स है जिसने करके दिखाया है। तो ये बहुत मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर ऑप्शन रहेगा रोल प्ले का, और आंसर भी वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो यहाँ पर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि देखो अब यहाँ पर ईवीएस में या सीटेट में आपको ये चीज़ें बहुत ख्याल नहीं रहेंगी। देखो यहाँ पर है ना, ज़्यादा एक्चुअली और प्रैक्टिकली कौन सी चीज़ में बच्चा इंगेज है या पार्टिसिपेशन है उसका, वो देखना चाहिए, और वही सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रुप डिस्कशन, मूवी डेमोन्स्ट्रेशन और प्ले से ज़्यादा रोल प्ले, ये ज़्यादा एक्चुअली बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और डायरेक्टली जो सोसाइटी है, जो उनकी रियल लाइफ है, उससे डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे ऑप्शन हमेशा राइट होते हैं, तो ध्यान रखो इसको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, while the teaching EVS, the primary school children, you happen to come across the certain children who live in a single parent family. What would be your response to such situation? क्वेश्चन क्या है कि प्राइमरी स्कूल में आप क्या करते हैं, एक अलग अलग सिचुएशन से आप गुजरते बच्चों को लेकर। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती जो आपको बहुत यूनिक लगती है। तो एक सिचुएशन क्या है कि एक बच्चा है फुल यूज सिंगल पेरेंट फैमिली, मतलब ऐसा कोई बच्चा है जिसका सिंगल पेरेंट, मतलब एक ही पेरेंट्स है उसको, जैसे कि दोनों माँ बाप नहीं है, बाप या माँ दोनों में से कोई एक है, जो कि आजकल जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अभी सिंगल पेरेंट्स जो फैमिली की कंसेप्ट है वो भी अभी बहुत इवॉल्व हो रही है। तो इन फ्यूचर आपको क्लास में ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, मतलब क्या आप प्रेफर करेंगे या फिर आप किस तरह रिस्पॉन्स करेंगे ऐसी सिचुएशन को, अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो सिंगल पेरेंट बेबी है ऐसा, तो आपको उसमें रिस्पॉन्स करना है। तो कुछ ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर। पहला है, आप क्या करेंगे, इग्नोर दिस चिल्ड्रन, आप ऐसे बच्चों को इग्नोर करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको इग्नोर किसी को नहीं करना है। आपको हर बच्चे को इम्पोर्टेंट देने हैं, उसके पर्सनल प्रॉब्लम, उसके सोशल, इकोनॉमिकल और इंटेलेक्चुअल, इमोशनल सारे प्रॉब्लम, मतलब आप टीचर होने के नाते आपके प्रॉब्लम होंगे, तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। साथ साथ आप उसकी जो प्रॉब्लम है, और एज अ टीचर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी और पे भी नहीं डाल सकते, जैसे आमतौर पे पेरेंट्स पे डाली जाती है, या फिर पेरेंट्स या फिर फैमिली के कोई मेंबर हो गए, या फिर सोसाइटी के कोई मेंबर पे डालेगी, या फिर बच्चों पे डालेगी। तो एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी पे नहीं डाल सकते, ना ही इग्नोर कर सकते। तो इसलिए ये पहले ही क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया। sympathize with these children and ask them to explain the terms family। आप ऐसे बच्चों से क्या करेंगे, सिंपैथी रखेंगे और ऐसे बच्चों को एक्सप्लेन करने लगेंगे टर्म्स। देखो ये एक्सप्लेन करना टर्म्स कंसेप्ट ये ऑलरेडी ईवीएस में नेगेटिव है, तो इसलिए आपको इसको कुछ ऐसा करना नहीं है। उसके बाद में हाईलाइट द डिफिकल्टीज फेस बाय चिल्ड्रन इन सच फैमिलीज एंड फोकस ऑन द टॉपिक। आप क्या करेंगे, ऐसे बच्चे कैसे डिफिकल्टीज फेस करते हैं फैमिली में वो बताने की कोशिश करेंगे, और जो टॉपिक है उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। अगला ऑप्शन है, इनकॉर्पोरेट द कंटेक्स्ट ऑफ सच चिल्ड्रन एंड बिल्ड कल्चर ऑफ एम्पैथी। यहाँ पे क्या करेंगे, जो बच्चा है क्या होगा,
उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब उसको समा के, मतलब जो हमारी क्लास है और जो हमारा जो क्लास का एक फेनोमेना है उसमें क्या करेंगे, उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, किसी तरह से उसको एक्सक्लूड नहीं होने देंगे, उसको किसी तरह से इन्फीरियर महसूस होने नहीं देंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, जो जो फ्लो है क्लास का उसमें इंक्लूड करके इक्वल ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, साथ साथ क्या करेंगे, कल्चर बिल्ड करेंगे कि इस तरह की भी सिचुएशन आ सकती है और ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा ही है, तो इसको अडॉप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा क्या करेंगे, आप कल्चर बनाने की कोशिश करेंगे अपनी क्लास में। तो यही सबसे अहम आंसर रहेगा और ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रूपाली, a class of 5 students tell her teacher that when her younger sister cry, her grandmother say to her to stop crying, otherwise an old man sitting on the moon will take her away. What will you do if you रूपाली's टीचर? रूपाली ने क्या किया, अपने रूपाली 5वीं क्लास की बच्ची है, उसने अपने टीचर से बोला है कि उसका जो यंगर सिस्टर है, उसकी जो छोटी बहन है, जब वो रोती है तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि रोना बंद कर दो, वरना जो ओल्ड मैन बेटा है चांद पे जाके वो आएगा और यहाँ से लेके चला जाएगा तुम्हें। मतलब वो दादी एक तरह से बच्चों को डरा दी। जो ओल्ड वुमन है या ओल्ड मैन है, जो दादा है, वो एक तरह का बच्ची को डराने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, उसको शांत करने के लिए, उसको चुप बिठाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन है, तो आप रूपाली की टीचर है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर चांद पे कोई बेटा नहीं है, ऐसी कहानियां बना के, ऐसे मीथ बना के बच्चों के दिमाग में ऐसे मीथ भरे जाते हैं बचपन में। शहर में भी और गाँव में भी ऐसा बहुत होता है, इसी अननेसेसरी, जिससे सुपरस्टिशन को बढ़ावा मिल सकता, या फिर बच्चों को एक तरह का इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स या फियर की फीलिंग आ सकती। ऐसे बहुत सारे मीथ्स कहानियों की शक्ल में या फिर लोरी की शक्ल में बताए जाते हैं बच्चों को, और उसका इम्पैक्ट बच्चों पे डायरेक्ट होता है, जो कि रियलिटी है नहीं है। रियल में कोई चांद पे बैठा नहीं है और कोई आके लेके जाने वाला नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप टीचर होने के नाते कैसा रिस्पॉन्स करेंगे इसको? तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला है टॉक टू रूपालीज ग्रैंड मदर एंड फॉरबिड हर फ्रॉम द सेइंग सो। आप क्या करेंगे, उसकी दादी से मिलेंगे और उसको बोलेंगे कि आप ऐसी बातें ना किया करो। देखो यहाँ पर दादी को ये समझा कि कोई फायदा नहीं है, आपको बच्चों को उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर भरना है, उसको साइंटिफिक अप्रोच बिल्ड करना है बच्चों के अंदर में। ऐसे सुपरस्टिशन पे उनको खुद जो फैक्चुअल ग्राउंड पे चेक करके ये सब चीज़ें कैसी गलत है वो बच्चों को खुद समझाना है, वो करना है। ग्रैंड मदर को समझा के क्या करेंगे, ये बच्चे इतने सारे आपके सामने हैं, वो सारे बच्चों को आपको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। टॉक टू रूपाली एंड एक्सप्लेन हर ग्रैंड मदर इज लाइंग। आप क्या करेंगे, रूपाली को बोलेंगे कि तेरी जो ग्रैंड मदर है वो झूठ बोल रही है, ऐसा बोलेंगे, तो ये भी गलत होगा। आपको वो जो परसेप्शन बच्चों के दिमाग में गलत बैठा है उसको दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए, ना कि उसको कंप्लेन करना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रूपाली अबाउट द मून एंड शो दैट नो सच ओल्ड मैन इज देयर। रूपाली को एक्सप्लेन करने लगी मून के बारे में और उसको ये दिखाने की कोशिश करेंगे वहां पे कोई नहीं है। ठीक है, 4th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज रूपाली टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन एंड वेरीफाई दिस फैक्ट। तो ये बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है। आप क्या करेंगे, रूपाली को खुद को मून से रिलेटेड जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए करेंगे और उसको बोलेंगे वेरीफाई करो, देखो क्या वाकई में मून पे कोई है, क्या वहाँ पे कोई रह सकता है, वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है क्या, वहाँ पे ग्रेविटी कैसी है, वहाँ पे बारिश गिरती है, वहाँ पे पानी है नहीं है। ये सारे जब फैक्ट रूपाली कलेक्ट करेंगी तो उसको श्योर हो जाएगा कि नहीं वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है, और ये सबके बिना कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, मतलब मर सकता है, मतलब कोई जिंदा वहाँ रह ही नहीं सकता। तो ये हिसाब से रूपाली को समझ में आ जाएगा कि जो दादी बोल रही है ना वो गलत बोल रही है और वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लास फर्स्ट as a teacher you are expected to familiarize learner with the sense you will। यहाँ पे क्या करना है, पहली क्लास है, आप एक टीचर है तो आपको क्या करना है, फैमिलराइज करना है लर्नर्स को विथ द सेंसेस। जो सेंसेस है हमारे अलग अलग, उससे बच्चों को फैमिलराइज करना है आपका एज ए टीचर पहली क्लास के बच्चों को। क्या करेंगे आप, आज द लर्नर टू रीड अबाउट द टॉपिक एंड कम प्रिपेयर फॉर द क्लास। आप बच्चों को क्या करेंगे, टॉपिक रीड करने के लिए बोलेंगे और फिर क्लास में आने के लिए बोलेंगे, तो ये तो गलत हो गया वैसे। आज द लर्नर टू राइट अबाउट द सेंस इन देयर ओन वर्ड।
बच्चों को अलग अलग सेंसेस के बारे में राइट लिखने लगाएंगे उनके हिसाब से, मतलब बच्चों को ये फ्रीडम देंगे कि आप ही खुद जो सेंसेस है हमारे उनके बारे में खुद लिखने की कोशिश करो अपने अल्फाज में। अगला है यूज कॉन्क्रीट मटेरियल टू डिपिक्ट द फंक्शन ऑफ ईच सेंस। आप क्या करेंगे, बच्चों को जो हमारे सेंस है उसके फंक्शन समझाने के लिए क्या करेंगे, कॉन्क्रीट मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, मतलब ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जिससे बच्चा डायरेक्ट वो फील कर सकता, सुन सकता, सेंस कर सकता, कॉन्क्रीट मटेरियल दिखा के। तो ये वाला एक ऑप्शन है। उसके बाद में यूज रोल प्ले टू ट्रांजेक्शन द फंक्शन ऑफ ईच सेंस। आप क्या करेंगे, बच्चों को रोल प्ले करने लगेंगे ताकि बच्चों को सेंस, अलग अलग सेंस के फंक्शन क्या पता हो सके। तो देखो ये वाला ज़्यादा यहाँ पे अप्रोप्रिएट है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को एक्चुअली सिचुएशन में इन्वॉल्व करेंगे और रोल प्ले के जरिए, और जो अलग अलग सेंसेस है उससे रिलेटेड कोई भी आप रोल प्ले देखिए बच्चों को क्लैरिटी ला सकते कि देखो हमारे जो सेंसेस है वो इस तरह वर्क करते हैं और ये सेंस है और उसकी ये फंक्शन है। तो इसलिए आंसर क्या रहेगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट सुटेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर ऑफ ईवीएस। ईवीएस का जो नेचर है उसको एक्सप्लेन करने वाला सुटेबल स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना है आपको यहाँ पर। तो 4 स्टेटमेंट है। पहला, एडजस्टमेंट बिटवीन द ह्यूमन बिहेवियर एंड इकोसिस्टम। तो ये नेचर है, मतलब ईवीएस का नेचर कौन सा है आपको बताना है, सुटेबल नेचर कौन सा है ईवीएस का बताना है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि एडजस्टमेंट है, किसके बीच में, ह्यूमन बिहेवियर के बाद में और इकोसिस्टम के बीच में एडजस्टमेंट है, ये नेचर है ईवीएस का, पहला ऑप्शन। दूसरा है एजुकेशन फ्रॉम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये देखो ईवीएस का नेचर है, ये नहीं है ऐसा कुछ। अ लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस अबाउट द इन्वायरमेंट। यस, ईवीएस का ये नेचर है कि ईवीएस को आपको जिंदगी भर समझना है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ईवीएस समझना। हमारा सराउंड कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है और उसको हमें कंटिन्यूसली लर्निंग करना है, एक प्रोसेस की तरह समझते रहना है, पूरी लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ समझते रहना है। क्योंकि हमारा नेचर जैसे हमारे एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं वैसा डीप में और खुलते जाता है और हम उसको समझते चलते। तो एज पर द एज ये लॉन्ग लाइफ आपको लर्निंग करना ही होता है। 4 नंबर का, अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंट। इन्फॉर्मेशन समझना ये ऑलरेडी नेगेटिव है, इसलिए आंसर क्या रहेगा, ये वाला। ठीक है, देखो ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है ह्यूमन बिहेवियर के बीच में, ये कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं आया, वरना ये भी आंसर हो सकता था और एप्रोप्रिएट आंसर ये है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, इन क्लास सेकंड एन ईवीएस टीचर यू हैव टू ट्रांजेक्ट द ट्रांसपोर्ट टॉपिक इन द थीम ट्रैवल टू द स्टूडेंट दस यू विल। देखो आपको क्या करना है, आप सेकंड क्लास के ईवीएस के टीचर है, आपको क्या करना है, बच्चों को ट्रांसपोर्ट, ये टॉपिक का ट्रांजेक्शन कराना है थ्रू ट्रैवल थीम्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि आपको बच्चों को ट्रैवल थीम्स क्लियर कराना है, बच्चों को समझाना है। तो आप कैसे समझाएंगे, कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा आपके सामने। तो पहला है आस्क स्टूडेंट टू रीड अबाउट एंड मेक नोट्स। बच्चों को आपको ट्रैवल के बारे में रीड करने लगाएंगे और नोट बनाने लगेंगे। तो बच्चा यहाँ पैसिवली चीज़ें समझ रहा है, एक्चुअली नहीं समझ रहा है, इसलिए गलत हो गया। शो देम द कंप्यूटर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कंप्यूटर प्रेजेंटेशन बताएंगे तो वो भी अगेंस्ट क्लास में ही बता रहे हैं आप, उसको कम्युनिटी सोर्स या फिर आउट ऑफ द क्लास लेके जाके आपको समझाना सही रहेगा। तो आप वैसे नहीं करके कंप्यूटर पे समझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये भी नहीं सही आंसर रहेगा। 3rd नंबर का, यूज द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल एंड ड्रॉ द कंक्लूजन फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। जो भी इंफॉर्मेशन है और जो कम्युनिकेशन टूल्स है उसमें से आपको कंक्लूजन निकालना है और वो सारा कंक्लूजन एक्सपीरियंस के बेस पे रहेगा। ठीक है, 4th नंबर का ऑप्शन है रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल टू डिसिफर यूजेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप क्या करेंगे, रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल टू डिसिफर द यूजेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ये भी एक प्रॉपर जो रियल लाइफ सिचुएशन में जो चल रहा है उसको समझ के आप ट्रांसपोर्टेशन समझा सकते हैं, मतलब न्यूज़पेपर का सहारा लेकर। तो ये अप्रोप्रिएट आंसर रहेंगे इसमें से। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एग्जिबिट द नेचर ऑफ ईवीएस। ईवीएस का नेचर बताने के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है वो आपको बताना है यहाँ से। तो पहला है ईवीएस इज नॉट सेपरेट सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। ईवीएस सेपरेट नहीं है, ये बात सही है। ईवीएस इज अ प्रिपरेशन ऑफ साइंस और सोशल साइंस। ईवीएस में साइंस और सोशल साइंस दोनों को इंटीग्रेशन किया गया है।
ये गलत है, हमको मालूम है, इन्वायरमेंट भी आता है उसमें। ईवीएस इज अवेयरनेस सेंसिटिविटी अबाउट द इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। बच्चों को इन्वायरमेंटल और इन्वायरमेंट के प्रति आपको सेंसिटाइज करना या अवेयर कराना, ये ईवीएस का नेचर है। ईवीएस इज द एफिशिएंसी ऑफ द रिमूविंग द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? स्टेटमेंट इज बेस्ट एग्जिबिट द नेचर ऑफ ईवीएस। ईवीएस का नेचर कौन सा है? तो आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट ये रहेगा आपका। आपको क्या करना है, ईवीएस के बारे में अवेयरनेस करानी है और बाद साथ साथ बच्चों को सेंसिटिव बनाना है इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। तो ये ईवीएस का नेचर में आ जाता। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा उसका? ये रहेगा। देखो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें से ईवीएस नॉट सेपरेटेड सब्जेक्ट सेल्फ, तो देखो ये इसका नेचर नहीं है। उसके बाद में ईवीएस इज प्रिपरेशन ऑफ साइंस सोशल साइंस। देखो यहाँ पर ईवीएस में सिर्फ साइंस और सोशल साइंस नहीं आता, इसमें इन्वायरमेंट भी आता है, इसलिए ये निकल गया। ठीक है, उसके बाद में ईवीएस इज इफिशियंसी ऑफ रिमूविंग द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। देखो हमको ईवीएस में सिर्फ इन्वायरमेंटल की प्रॉब्लम रिमूव करना है ऐसा नहीं है, इन्वायरमेंट को समझना भी है, बच्चों को सेंसिटिव भी बनाना है, अवेयरनेस भी कराना है, इसलिए आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट है। Which of the following activity are appropriate for transacting? Here comes a letter to the student of class third. कौन सी एक्टिविटी अप्रोप्रिएट है काय के लिए? द ट्रांजेक्शन हैर द कम अ लेटर टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास। मतलब बच्चों को लेटर, जो लेटर राइटिंग है या लेटर है उसके बारे में ट्रांजेक्शन कराना है, उसके लिए अप्रोप्रिएट कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है? देखो लेटर, यहाँ पे हेयर कम द लेटर, ये टॉपिक का नाम है, हेयर कम द लेटर। इसका मतलब कम्युनिकेशन के बारे में सिखाना है। कम्युनिकेशन के अलग अलग मोड कौन कौन से उसके बारे में समझाना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो पहला है रीड द चैप्टर ऑन द कम्युनिकेशन एंड डू रिलेटेड एक्सरसाइज। बच्चों को आप क्या करेंगे, मतलब आपने क्या करना है, आपको कम्युनिकेशन के बारे में बच्चों को समझाना है, ट्रांजेक्शन कराना है कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, या लेटर के बारे में बताना है कि लेटर कैसे वर्क पहले करते थे, अभी कैसे करते हैं, अब क्या फॉर्म है उसका, ये सब बात है। तो आप क्या करेंगे, बच्चों को चैप्टर रीड करने लगेंगे कम्युनिकेशन के बारे में और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। तो इससे कोई अच्छा बच्चों के दिमाग में समझ पैदा होंगी, ये ऐसा नहीं है। आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड देन राइट इन देयर ओन वर्ड। बच्चों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहेंगे और फिर उनके अल्फाज में, उनकी भाषा में लिखने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर भी फिर आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं बता रहे बच्चों को। प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर लेटर राइटिंग टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट करेंगे। डायरेक्ट ग्रैंड पेरेंट्स को पेपर लिखने के लिए इन्वॉल्व करा रहे, तो ये प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है बच्चों को, और बच्चा समझने की कोशिश करेगा कि किस तरह लेटर लिखे जाते हैं और किस तरह के लेटर होते हैं। उसके बाद में प्लान टू विजिट टू लोकल पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को लोकल पोस्ट ऑफिस लेके जा रहे हैं, मतलब आप हैंड ऑन एक्टिविटी और रियल लाइफ एक्सपीरियंस देने की कोशिश करें बच्चों को। तो इसलिए सी और डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement are true in the context of EVS learning of children? देखो यहाँ पर आपको कौन सा स्टेटमेंट है ना बराबर है, ट्रू है, काय के बारे में, कंटेक्स्ट ऑफ ईवीएस लर्निंग, ईवीएस कंटेक्चुअल लर्निंग ऑफ ईवीएस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन में से। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने, चिल्ड्रन आर एक्टिवली कनेक्टेड टू द वर्ल्ड अराउंड देम। ये बात सही है, बच्चे ऑलरेडी एक्टिवली कनेक्टेड होते हैं जो उसके अराउंड जो इन्वायरमेंट है, जो सोसाइटी है, तो उससे बच्चे ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं, ये बात सही है। चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड हैव द सिमिलर कंटेक्स्ट एंड एक्सपीरियंस, ये गलत है। बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से जब आ रहे हैं, उनका इन्वायरमेंट, उनका सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड सब डिफरेंट है, तो उनके जो एक्सपीरियंसेस है वो सिमिलर कैसे हो सकते, तो वो भी डिफरेंस होने चाहिए, इसलिए गलत हो गया। डाइवर्सिटी मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चैलेंजिंग। अगर डाइवर्सिटी है, टीचिंग लर्निंग मतलब बच्चों की डाइवर्सिटी, बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से अगर आते, सोशल इकोनॉमिकल जो भी है, कुछ गांव के हैं, शहर के हैं, कुछ बस्ती के आते हैं, कुछ अमीर लोगों के, कुछ हिंदी बोलने वाले, कुछ इंग्लिश बोलने वाले, कुछ हिंदू, कुछ मुस्लिम, कुछ तरह तरह के बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड के, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो एक तरह का चैलेंज होता है। क्या चैलेंज होता थोड़ा, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर है तो चैलेंज होता है, बात सही है। डाइवर्सिटी इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स
इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये बात सही है, जितनी डाइवर्सिटी है उतना डाइवर्स कल्चर क्लासरूम में रहेगा और उतना डाइवर्स कल्चर से बच्चे क्या करेंगे, रिसोर्स बना के सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये बात सही है पूरी तरह से, ये भी सही है। ये वाला बिल्कुल गलत है, बी वाला, बी जहाँ रहेगा वो आंसर कभी नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, इसलिए मतलब तीनों आंसर सही है। In order to introduce topic bird to student of class 4, आपको बच्चों को, चौथी क्लास के बच्चों को ये बर्ड टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रेफर, तो आप किस चीज़ को प्रेफर करेंगे, आपको बर्ड्स के बारे में पढ़ाना है बच्चों को। तो पहला ऑप्शन है प्रोवाइड द मॉडल ऑफ बर्ड अलॉन्ग विथ देयर नेम टू यूर स्टूडेंट फॉर देयर मेमोराइजेशन। देखो रट्टा मारना है, इसलिए क्या करेंगे, बर्ड्स को आप क्या करेंगे, उसके मॉडल देंगे उनके नाम के साथ, बच्चे रट्टा मारेंगे। तो देखो मेमोराइजेशन रट्टा ये पहले से नेगेटिव आता है हमारे इसमें, तो आपको ये तो ऑप्शन गया ही। आस्क द स्टूडेंट टू राइट अबाउट द बर्ड्स इन देयर ओन वर्ड, बच्चों को खुद लिखने के लिए बोलेंगे कि बर्ड्स के बारे में आप क्या जानते हैं, आप लिखो। तो ठीक है, ये भी इतना अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। यूज द नेचुरल वॉक टू आइडेंटिफाई लोकल बर्ड्स, देयर हैबिट्स एंड हैबिटाट्स। तो आप क्या करेंगे, बच्चों को नेचुरल वॉक पे लेके जाएंगे, मतलब जू में लेके जाएंगे, आसपास के इलाके में लेके जाएंगे, और वहाँ पर जो लोकल बर्ड्स हैं तो उनसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी हैबिट्स कौन सी है, उनकी हैबिटाट्स क्या है, वो कहाँ रहते, वो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो दिस इज द परफेक्ट आंसर, क्योंकि आप बच्चों को एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट करा रहे हैं और रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करा रहे हैं। दिस इज द फंटास्टिक थिंग। शो द वीडियो, ये वीडियो बना के कुछ फायदा नहीं आता, आंसर ये सेकंड। Vani said, mango tree is like an open umbrella. Which process have been used by Vani? वानी ने क्या किया, मैंगो का पेड़ देखा और उसको लगा ये तो अम्ब्रेला की तरह है। तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेस स्किल जो है वानी ने यूज की वो आपको बताना है। तो पहला ऑब्जर्वेशन रहेगा, क्योंकि वो देखेंगे नहीं, मैंगो ट्री को देखेंगी, अम्ब्रेला को देखेंगी, तभी तो समझ में आएगा उसकी। तो ऑब्जर्वेशन दोनों साइड है, ठीक है। तो कंपेरिजन भी है, क्योंकि एक साइड क्या है, ट्री है और एक साइड अम्ब्रेला है, तो ये इनके बीच में कंपैरिजन है, दोनों के बीच में तो कंपैरिजन है। डिसीजन मेकिंग और इमेजिनेशन, डिसीजन मेकिंग और इमेजिनेशन बिल्कुल है इसमें, क्योंकि उसने क्या की, जब आम का पेड़ देखी तो उसके दिमाग में विजुअल क्या आया, एक अम्ब्रेला का विजुअल आया, तो उसने इमेजिनेशन भी की यहाँ पे, तो ये भी है। डिसीजन मेकिंग ऐसा कुछ नहीं की, तो ये वाला नहीं रहेगा इसमें। क्या डिसाइड की, उसने कुछ डिसाइड नहीं की, सिर्फ कंपेयर की, ऑब्जर्व की और इमेजिनेशन की, तो इसलिए क्या रहेगा, ए बी और डी, ए बी और डी की तरह ये वाला ए बी और डी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ क्लास थर्ड टॉपिक वाटर, तीसरी क्लास के बच्चों को आपको वाटर के बारे में पढ़ाना है। देखो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो रहा है, आपको बच्चों को उसके बारे में अवेयर कराना है, समझाना है, बताना है, ठीक है, मतलब उसको एक्सपीरियंस कराना है, इसका मतलब था ट्रांजेक्शन है। तो थर्ड क्लास के बच्चों को आपको वाटर के बारे में बताना है। स्टूडेंट शेयर द इंस्टेंसेस ऑफ पीपल बीइंग refused टू ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द कॉमन रिसोर्सेज लाइक वेल्स, पॉन्ड, ईटीसी। तो बच्चे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि बहुत से लोगों ने उनको रिफ्यूज कर दिया था, है ना, क्या कर रहे थे, पानी लेने से, ड्रिंकिंग पानी लेने से, जो कम्युनिटी रिसोर्स थे, जैसे कि वेल हो गया, पॉन्ड्स हो गया, ईटीसी। हाउ वुड यू डील विथ सच सिचुएशन, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के साथ आप क्या समझेंगे, क्या बोलने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने ऑप्शन है, आस्क स्टूडेंट टू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड फोकस ऑन द टॉपिक। आप बच्चों को बोलेंगे बच्चों डिस्ट्रैक्टेड होना नहीं है, हमको टॉपिक पढ़ना है, इधर उधर मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये रियल लाइफ सिचुएशन और पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को डिस्ट्रैक्ट मतलब उसको छोड़कर फोकस, मतलब आप टॉपिक की तरफ फोकस लाने की कोशिश करें, और उनकी जो प्रॉब्लम है वे वैसे की वैसी पड़ी, या फिर जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है वैसे की वैसी। एज अ टीचर आपका कुछ लेना देना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको उसको इग्नोर करना नहीं चलेगा। आस्क स्टूडेंट टू नॉट शेयर सच सिचुएशन इन क्लास, आप बच्चों को बोलेंगे क्लास में शेयर मत करो, क्लास में नहीं शेयर करेंगे तो क्या करेंगे बच्चे, सीखने के लिए तो क्लास में आ रहे हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस प्रॉपर करने के लिए क्लास ही बहुत अच्छी जगह है जहाँ वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये निकल गया, आस्क देम टू शेयर द एक्सपीरियंसेस एंड एम्फेसाइज ऑन द वैल्यू ऑफ इक्वालिटी। आप बच्चों को क्या करेंगे, एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए करेंगे और साथ साथ बात करेंगे इक्वालिटी की, कि हमारा समाज कैसा इक्वल है, ह्यूमन बींग होने के नाते, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ होने के नाते, तो ये सब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आप बच्चों को उनके अंदर डालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये बराबर है,
आस्क देम टू शेयर द एक्सपीरियंसेस एंड राइट एन एसे ऑन द वाटर कंजर्वेशन। आप क्या करेंगे, बच्चों को एक्सपीरियंसेस बोलने के साथ साथ वाटर कंजर्वेशन के बारे में भी ऐसे लिखने के लिए बोल सकते हैं। ये भी आंसर सही है। तो अब हमारे आंसर कौन सा देना है, बी सी, आखिर के डी सी होगा तो आंसर सही है, ओनली डी। ये भी तो कोई कीमत पे सही नहीं, मतलब डी आंसर करना पड़ेगा क्योंकि पूरे कट जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ईवीएस सब्जेक्ट। ईवीएस सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्या है, समझाना है। डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट कंसेप्ट, बच्चों की जो सब्जेक्ट कंसेप्ट है आपको उसको डेवलप करना है। उसके बाद में डेवलप ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटी, बच्चों की प्रैक्टिकल एक्टिविटी को आपको डेवलप करना है। डेवलप द एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, लॉजिक एंड कंक्लूजन। देखो ईवीएस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ईवीएस में आपको करना है, बच्चों के अंदर में अलग अलग एबिलिटीज़ डेवलप करना है, अलग अलग प्रोसेस स्किल डेवलप करने हैं। वो कौन कौन सी है, जैसे ऑब्जर्वेशन है, आपको जो हमारी सोसाइटी है, जो बच्चों का इमीडिएट सराउंड है, उसको ऑब्जर्वेशन करने की बच्चों की एबिलिटी आपको बनानी है। साथ साथ सवाल करने की एबिलिटी, उसमें लॉजिक लगाने की, उसको ऐसे कैसे, फिर बाद में कंक्लूजन पे पहुंचने की। ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। 15 तारीख से, मतलब 15 अप्रैल से ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में भी दोनों ही मेथड है। ठीक है, ये क्लास ऑनलाइन भी रहेगी, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, दोनों ही तरीके से। आपको यहाँ पर लाइव लेक्चर के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाते हैं, रिकॉर्डेड साथ साथ सारे सब्जेक्ट के ऑल डिटेल नोट्स भी मिल जाते हैं, नोट्स भी मिल जाते हैं, साथ साथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है, आपको यहाँ पर एड्रेस, जो भी इंटरेस्ट है, जो भी चाहते कि क्लास करना है, तो वो क्या कीजिए, नीचे थंबनेल के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दी है, एड्रेस भी दिया है। जो ऑफलाइन आने वाले हैं वो ऑफलाइन आ सकते हैं, एड्रेस है वहाँ पे। और जो ऑनलाइन आने वाले हैं वो यहाँ पर आपको नंबर दिखेगा, वो नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दो, बाय बाय, टेक केयर।